नमस्कार स्टूडेंट्स, हम समकालीन भारत तथा शिक्षा बीएड के फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हमने सन 1814 से 1947 के बीच भारत के शैक्षिक विकास के संबंध में मैकाले और वुड्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम एडम के बारे में पढ़ेंगे कि एडम ने क्या शिक्षा के बारे में अपने विचार भारत में प्रस्तावित किए थे। एडम का पूरा नाम विलियम एडम था। वे भारत में लगभग 27 वर्षों तक रहे। उनका जन्म 1789 में स्कॉटलैंड में हुआ था। 1815 में वे पादरी बनकर भारत आए थे और बैप्टिस्ट मिशन के साथ जुड़ गए थे। वे इस मिशन के महत्वपूर्ण सदस्य थे और एक अच्छे समाज सेवक भी थे। 1818 में विलियम एडम पत्रकारिता और शैक्षिक क्षेत्र में भारत की सेवा करना चाहते थे। भारत आकर सर्वप्रथम उन्होंने बंगला और संस्कृत भाषा सीखी। कलकत्ता में रहते हुए वे ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय जी के संपर्क में आए और दोनों एक दूसरे के विचारों से बहुत प्रभावित हुए और एडम श्री राय जी के विचारों से इतना प्रभावित हुए कि 1821 में उन्होंने चर्च से संबंध तोड़ लिए और सर्वशक्तिमान ईश्वर में विश्वास करने लग गए। 20 जनवरी 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एडम को कमिश्नर नियुक्त किया और एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें से बंगाल की शैक्षिक व्यवस्था का सर्वेक्षण करने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार और प्रसार के लिए व्यापक सुधार देने के लिए कहा गया। विलियम एडम ने सन 1835 और 1838 के बीच बंगाल की शिक्षा स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन किया और इस अध्ययन के फलस्वरूप अपनी रिपोर्ट्स दी। एडम की इन रिपोर्ट्स में न केवल महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री निहित है वरन उन विचारों और सुझावों का भी समावेश है जो एडम के प्रौढ़ प्रगतिवादी शैक्षणिक अनुभवों और धारणाओं का परिचय देते हैं। एडम की इन रिपोर्टों में तत्कालीन भारतीय शिक्षा पद्धति, शिक्षा व्यवस्था और भारतीयों के शिक्षा प्रेम का सच्चा वर्णन मिलता है। एडम की पहली रिपोर्ट 1835, दूसरी 1836 और तीसरी 1838 की है। एडम की जो प्रथम रिपोर्ट थी 1835 की, उसमें बंगाल की शिक्षा के स्वरूप के बारे में, जनसंख्या के अनुसार संस्थाओं की कितनी संख्या होनी चाहिए, शिक्षा संस्थाओं का कैसे उचित वितरण किया जाना चाहिए, इन सब के बारे में बताया गया था। बंगाल की शिक्षा के अंतर्गत एडम ने यह हिसाब लगाया कि बंगाल और बिहार में 400 व्यक्तियों की एक पाठशाला थी। इन 400 बालकों की शाला में बालकों की संख्या 63 थी, अर्थात बंगाल और बिहार में 1801 में सर्वेक्षण के अनुसार 63 बालकों हेतु एक देशी शाला थी। केवल इन पाठशालाओं से ही शिक्षा की स्थिति का पता नहीं चल सकता था। शिक्षा का स्तर इनसे ये पता चलता है कि बहुत निम्न था। छात्रों का शैक्षिक अवधि के पहले ही विद्यालय छोड़ दिया जाना एक समस्या थी। एडम की प्रथम रिपोर्ट के मुख्य बिंदु थे कि बंगाल की शिक्षण विधि प्राय निम्न बातों को ध्यान में रखकर बनाई गई। प्राथमिक पाठशालाओं में 5 से 6 वर्ष की अवस्था से छात्र शिक्षण प्रारंभ करते थे और साधारणतः 10 या 11 वर्ष की अवस्था तक पढ़ते थे। वो रेत पर अंगुली चलाकर अक्षर बनाना सीखते थे। रेत के बाद आटे पर और ताड़पत्र पर स्याही से लिखना सीखते थे। अक्षर ज्ञान होने के बाद बालकों को लिखने और पढ़ने का अभ्यास कराया जाता था। 1 वर्ष के बाद संख्याओं का ज्ञान कराया जाता था और फिर उन्हें गुणा और भाग सिखाया जाता था। पाठशालाओं का शिक्षण दोषपूर्ण था और ऊपरी किस्म का होता था। शिक्षक अपने वेतन के लिए छात्रों और उनके पालकों पर ही निर्भर करते थे। मुद्रित पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जाता था। एडम की जो दूसरी रिपोर्ट थी उसमें बताया गया कि थाने में 11 हिंदू प्राथमिक पाठशालाएं थीं जिनमें 192 छात्र पढ़ते थे और 17 मुस्लिम शालाएं थीं जिनमें 20 छात्र थे। संगठित शालाओं के अतिरिक्त घरों में शिक्षा देने की भी व्यवस्था थी। कई संस्थाओं के मौलवी घरों में जाकर भी शिक्षा देते थे। उन्हें 12 रुपये महीने का वेतन और भोजन मिलता था। गणित के प्रश्न कृषि या व्यापार से संबंधित होते थे। एडम की तीसरी रिपोर्ट के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण थी
क्योंकि इस रिपोर्ट की सामग्री भी उसकी स्वयं की खोज और अन्वेषण का परिणाम थी। इसमें उपयोगी सुझाव भी सम्मिलित किए गए थे। यह रिपोर्ट 2 भागों में थी, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। एडम की अपनी रिपोर्ट के अंतर्गत शिक्षा संबंधी तथ्यों को जो व्यक्त किया गया था वे थे कि शिक्षा की वर्तमान देशी संस्थाओं का शिक्षा प्रसार के लिए उपयोग किया जाए। हिंदू और मुसलमान 2 प्रकार की संस्थाएं चलाते थे, उनमें संशोधन किया जाए। उन्हें उपयोगी बनाने के लिए संस्थाओं के शिक्षकों की समय समय पर परीक्षा ली जाए और प्रोत्साहन के लिए उनको पारितोषिक दिया जाए। देशी भाषा शिक्षण को प्रोत्साहन देना चाहिए। और एडम के विचार थे कि देशी भाषा शिक्षण के प्रचार और प्रसार के लिए आवश्यक है कि शासन की शक्ति और साधनों का उपयोग नई संस्थाएं खोलने के बदले वर्तमान देशी शालाओं के संरक्षण और उन्नति में होना चाहिए। इस दिशा में कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी का प्रयास जो प्रशंसनीय है वो किया गया था। योजना की दूसरी सीढ़ी होनी चाहिए जिसमें शैक्षणिक संस्थाओं का सर्वेक्षण होना चाहिए और प्रत्येक जिले की ठीक जनसंख्या, शिक्षा पाने योग्य बालकों की संख्या और वर्तमान शिक्षा सुविधाओं आदि का जिसमें पता लगाया जाना चाहिए और फिर उसमें जो भी निर्धारित संशोधन किए जाएं वे करने चाहिए। तो एडम जो थे उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए और भारत में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की नींव रखने में भी उनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। एडम ने भारत में शिक्षा प्रचार और प्रसार के लिए तीसरी रिपोर्ट में जो सुझाव प्रस्तुत किए थे उनमें और भी महत्वपूर्ण सुझावों में ये थे कि पुस्तकें तैयार कर लेने के बाद योजना का अगला प्रत्येक कदम प्रत्येक जिले में जहाँ योजना कार्यान्वित की जा रही हो एक सरकारी अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए और देसी भाषा और अंग्रेजी में परिचित इस अधिकारी का कार्य शिक्षकों की परीक्षा लेना होना चाहिए और उनकी जांच करना होना चाहिए। इन परीक्षक अधिकारियों की योग्यता, कार्यक्षमता आदि पर बहुत कुछ शिक्षा योजना की सफलता निर्भर करेगी। शिक्षकों की परीक्षा सरकार द्वारा तैयार पाठ्य पुस्तकों के आधार पर ली जानी चाहिए और उत्तीर्ण होने वाले शिक्षकों को पुस्तक, प्रमाण पत्र और धन के रूप में पारितोषिक देने की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक वर्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले शिक्षकों को क्रमशः अधिक ऊंची कक्षा की पाठ्य पुस्तकों में प्रवीण होने का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि 4 वर्षों में काफ़ी संख्या में चारों दर्जों को पढ़ा सकें और योग्य शिक्षक भी देश में तैयार हो सकें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एडम के हम ऋणी हैं जिन्होंने तत्कालीन भारतीय शिक्षा पद्धति और भारतीयों के शिक्षा प्रेम का सच्चा वर्णन किया। 1813 के चार्टर एक्ट, मैकाले के परिपत्र, वुड का अभिलेख जो 1854 में आया, उसके बाद 1882 में हंटर आयोग आया। भारत में शिक्षा की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए और उसमें आवश्यक सुधारों का सुझाव देने के लिए हंटर आयोग नियुक्त किया गया था। आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों की क्रमिक वृद्धि में संतोष प्रकट किया और उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था में बहुत खर्च करना पड़ता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उसे माध्यमिक विद्यालयों के प्रत्यक्ष प्रबंध से पीछे हट जाना चाहिए और अपने प्रयास प्राथमिक शिक्षा तक सीमित रखने चाहिए और माध्यमिक शिक्षा का प्रयास प्राइवेट संस्थाओं के हाथों में छोड़ देना चाहिए। परंतु ऐसे स्थानों पर सरकार विद्यालय खोल सकती है जहां प्राइवेट संस्थाओं द्वारा विद्यालय खोलना संभव नहीं है। उसने सुझाव दिया हंटर आयोग ने कि सहायक अनुदान प्रणाली से होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था सहायक अनुदान प्रणाली द्वारा की जानी चाहिए। शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था होनी चाहिए। 2 प्रकार के पाठ्यक्रम होने चाहिए, एक विश्वविद्यालय की शिक्षा के प्रवेशार्थ हो और दूसरा व्यावसायिक और व्यवहारिक प्रकृति का होना चाहिए। इस तथ्य का उल्लेख करना आवश्यक है कि विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था के प्रति न तो जनता ने विशेष रुचि दिखाई, नहीं सरकार ने और न ही कोई प्रशंसात्मक कदम उठाया गया, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को समझने का भी उचित समय नहीं आया था। शिक्षा जीवन में से अलग ही बनी रही और 1882 से 1902 के दौरान शैक्षणिक पाठ्यक्रम से युक्त माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि होती गई। माध्यमिक विद्यालयों की संख्या
3,916 से 5,000 तक पहुंच गई और विद्यार्थियों की संख्या 2 लाख से 6 लाख तक पहुंच गई और मैट्रिक पास विद्यार्थियों की संख्या 7,000 से 22,000 तक पहुंच गई। परंतु इस संख्या की वृद्धि में गुणात्मक विकास का अभाव था और शिक्षा के स्तर में विकास नहीं हो पाया था। इसके बाद 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग आया। इस आयोग के सुझावों के कारण माध्यमिक शिक्षा पर विश्वविद्यालयों का आधिपत्य और नियंत्रण और भी ज़्यादा हो गया। फिर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आया। इस अधिनियम के अधीन विद्यालयों का विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक बना दिया गया और इस उद्देश्य के लिए नियम भी बनाए गए। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर विश्वविद्यालयों के अधिकारों के दोषों को महसूस कर लिया गया और विद्यालयों पर नियंत्रण करने, पाठ्यक्रमों का निर्माण करने और परीक्षाओं की व्यवस्था करने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाए गए। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 1919 के बीच आया। इसमें माइकल सैंडलर की अध्यक्षता में नियुक्त इस आयोग ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार करने के लिए माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन और नवीनीकरण के लिए आयोग ने जो सुझाव दिए उनमें था कि विश्वविद्यालय के लिए प्रवेश स्तर, विश्वविद्यालय में दाखिला मैट्रिकुलेशन स्तर के पश्चात नहीं बल्कि इंटरमीडिएट स्तर के पश्चात होना चाहिए, जबकि उन दिनों मैट्रिक स्तर के पश्चात ही विश्वविद्यालय में दाखिला दिया जाता था। इंटरमीडिएट कक्षाएं विश्वविद्यालय से अलग होनी चाहिए और सरकार द्वारा इस प्रकार नए तरीके से इंटरमीडिएट कॉलेज खोले जाने चाहिए जिनमें कला, विज्ञान, इंजीनियरिंग, शिक्षण आदि की शिक्षा दी जाए। ये संस्थाएं या तो स्वतंत्र रूप से चलें या इन्हें चुने हुए उच्च विश्वविद्यालयों के साथ संबंधित करना चाहिए। मातृभाषा शिक्षा का माध्यम हो, ऐसी भी इसमें सिफारिश की गई और माध्यमिक और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्डों की स्थापना की जानी चाहिए। इनमें सरकार, विश्वविद्यालय, उच्च विद्यालय, इंटरमीडिएट कॉलेजों के प्रतिनिधि सम्मिलित होने चाहिए और माध्यमिक शिक्षा का प्रबंध और नियंत्रण इन बोर्डों के अधीन होना चाहिए। दोहरी शासन प्रणाली के 16 वर्षों में माध्यमिक शिक्षा ने बहुत उन्नति की। दोहरी शासन प्रणाली 1921 से 37 के बीच मानी जाती है। ग्रामीण इलाकों में कई माध्यमिक विद्यालय खोले गए जिनमें पिछड़े वर्गों के बच्चे दाखिल होते थे। लड़कियां भी माध्यमिक शिक्षा की ओर आकर्षित होने लगी इस दौरान। और 1929 में हरटोंग कमेटी आई। भारत में शिक्षा की स्थितियों पर विचार करने के लिए हरटोंग कमेटी नियुक्त की गई। कमेटी ने इस बात को स्पष्ट किया कि मैट्रिक की परीक्षा ही समूची माध्यमिक शिक्षा पर छाई हुई है और मैट्रिक में असफल होने वाले विद्यार्थियों की बहुत बड़ी संख्या केवल अपव्यय के अलावा कुछ भी नहीं। इस अपव्यय को समाप्त करने के लिए कमेटी ने सुझाव दिए जिनमें था कि विद्यालयों में विभिन्न पाठ्य कोर्सों की व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालयों में औद्योगिक और वाणिज्यिक कमर्शियल संबंधी पाठ्यक्रमों की भी व्यवस्था होनी चाहिए और विद्यार्थियों को ये पाठ्यक्रम लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए ताकि उनको रोज़गार भी मिल सके। प्रशिक्षण संस्थाओं का गुणात्मक सुधार किया जाना चाहिए। अध्यापकों के प्रशिक्षण और काम की शर्तों को भी सुधारने की आवश्यकता पर बल दिया गया। प्रशिक्षण संस्थाओं में सुयोग्य और निपुण अध्यापकों की व्यवस्था होनी चाहिए। रिफ्रेशर कोर्स होने चाहिए। अध्यापकों के वेतनमान और उनकी सेवा शर्तें आकर्षक बनाई जानी चाहिए। फिर 1934 में सप्रू कमेटी आई। सप्रू कमेटी सरकार ने 1934 में सप्रू कमेटी नियुक्त की और इस कमेटी ने उत्तर प्रदेश में बेकारी के कारणों का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि मुख्य कारण जो है वो शिक्षा प्रणाली की कुछ कमियां हैं जो विद्यार्थियों को केवल परीक्षाओं के लिए तैयार करती हैं और उन्हें जीवन के किसी व्यवसाय के लिए तैयार नहीं करती। तो इस कमेटी ने सुझाव दिए कि माध्यमिक स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रम होने चाहिए जिनसे बच्चे अपने रोजगार उन्मुख हो सकें और अपने पाँव पर खड़े हो सकें और आय में वे वृद्धि करने में सहायक हों। इंटरमीडिएट कॉलेज समाप्त कर दिए जाने चाहिए
और माध्यमिक स्तर पर 1 वर्ष की वृद्धि होनी चाहिए। माध्यमिक स्तर 6 वर्ष का होना चाहिए और इसे 2 भागों में बांटा जाना चाहिए, लोअर माध्यमिक और हायर माध्यमिक। ये दोनों 3-3 वर्ष के होने चाहिए। सार्जेंट रिपोर्ट 1944 में आई। 1944 में केंद्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड ने भारत सरकार के शिक्षा परामर्शदाता सर जॉन सार्जेंट को प्रथम विश्व युद्ध में शिक्षा संबंधी विधान पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। यह पहला आयोग था जिसने देश की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा संबंधी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया। इसने जो सुझाव दिए उसमें था कि 6 वर्षीय उच्च विद्यालय पाठ्यक्रम होना चाहिए। उच्च विद्यालय में चुने हुए विद्यार्थियों का प्रवेश आगे के और अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए दिया जाना चाहिए। उच्च विद्यालय में दाखिला चुनाव के आधार पर किया जाना चाहिए, अर्थात उच्च विद्यालय में केवल वही विद्यार्थी दाखिल किए जाएं जो दी जाने वाली शिक्षा का पूरा लाभ उठाने की योग्यता रखते हों। उच्च विद्यालय मुख्य रूप से 2 प्रकार के होने चाहिए, शैक्षिक उच्च विद्यालय और तकनीकी उच्च विद्यालय। शिक्षा देने का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए और लड़कियों की शिक्षा पर भी विशेष बल दिया गया और रिपोर्ट में अध्यापक प्रशिक्षण के महत्व को भी स्वीकार किया गया। अध्यापकों के लिए उच्च वेतनमान निश्चित किए गए और इस प्रकार 1947 से पहले ये जो जितनी कमेटियां बनी, इन सब ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए और भारत में माध्यमिक शिक्षा का इस तरीके से विकास हुआ। अब हम बुनियादी शिक्षा योजना के बारे में जानते हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी सन 1937 में वर्धा में थे। वर्धा के मारवाड़ी विद्यालय की रजत जयंती के समारोह में 22 तथा 23 अक्टूबर 1937 को भारत के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्रियों, नेताओं और समाज सुधारकों को भी बुलाया गया था और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का गांधी जी के सभापतित्व में आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन को वर्धा सम्मेलन भी कहा जाता है। इस सम्मेलन में गांधी जी ने कहा, देश की वर्तमान शिक्षा पद्धति किसी भी तरह देश की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती। इस शिक्षा द्वारा जो भी लाभ होता है उससे देश का कर देने वाला प्रमुख वर्ग वंचित रह जाता है। इसलिए गांधी जी ने मैट्रिक के स्तर तक अंग्रेजी रहित उद्योग पर आधारित और मातृभाषा द्वारा 7 वर्ष की स्वावलंबी बेसिक शिक्षा की योजना प्रस्तुत की। तत्पश्चात सम्मेलन में भाग लेने वाले शिक्षा विशारदों ने गांधी जी की योजना पर विचार विमर्श करके कुछ सुझाव पास किए, जिनमें थे कि इस सम्मेलन की राय में राष्ट्र के सभी बच्चों को 7 वर्ष तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। 7 वर्ष की संपूर्ण अवधि में शिक्षा का मध्य बिंदु किसी प्रकार का हस्तक्षेप होना चाहिए जिसमें कुछ मुनाफा हो सके। बच्चों को जो भी शिक्षा दीक्षा दी जाए वो केंद्रीय हस्तशिल्प से संबंधित होनी चाहिए और उसका चुनाव बच्चों के वातावरण को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। धीरे धीरे अध्यापक के वेतन का व्यय निकल जाए ऐसी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और वर्धा योजना के बाद इसका मसौदा जाकिर हुसैन समिति को प्रस्तावित किया गया था। जाकिर हुसैन समिति ने सभी प्रस्तावों को पारित करने के बाद सम्मेलन ने दिल्ली के जामिया मिलिया के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। इस समिति को जाकिर हुसैन समिति कहा जाता है। समिति को गांधी जी द्वारा व्यक्त किए जाने वाले शिक्षा संबंधी विचारों और सम्मेलन द्वारा पारित किए जाने वाले प्रस्तावों के आधार पर नई तालीम की योजना तैयार करने का काम सौंपा गया और समिति ने अपना पहला प्रतिवेदन दिसंबर सन 1937 में और दूसरा प्रतिवेदन अप्रैल सन 1938 में प्रस्तुत किया। प्रथम प्रतिवेदन में समिति ने तत्कालीन शिक्षा पद्धति के दोषों, वर्धा शिक्षा योजना के सिद्धांतों, उद्देश्यों, अध्यापकों, शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यालयों के संगठन, प्रशासन, निरीक्षण, परीक्षा नियमों और कताई बुनाई को मुख्य हस्तशिल्प मानकर उसके पाठ्यक्रम का सविस्तार वर्णन किया। द्वितीय प्रतिवेदन में समिति ने कृषि, मिट्टी का काम, लकड़ी का काम आदि कुछ अन्य हस्तशिल्पों का पाठ्यक्रम में स्थान दिया और इन शिल्पों
और अध्ययन के समस्त पाठ्य विषय का वर्णन किया। उसने यह मत प्रकट किया कि हस्तशिल्पों का अन्य विषयों से सहसंबंध होना चाहिए। समिति की प्रथम रिपोर्ट को फरवरी सन 1938 में हरिपुरा में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधिवेशन ने रिपोर्ट वर्धा शिक्षा योजना के नाम से प्रसिद्ध है। अधिवेशन ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की वह और बुनियादी शिक्षा का आधार है। बुनियादी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? बुनियादी शिक्षा अंग्रेजी के बेसिक्स शब्द का हिंदी अर्थ है आधारभूत और उर्दू अर्थ है बुनियादी, क्योंकि यह शिक्षा बच्चों को पूर्ण रूप से विकसित होने में सहायक होती है। यह शिक्षा भारत की राष्ट्रीय सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा संगठन का आधार मानी गई। इस शिक्षा में भारतीय बच्चे के लिए अनिवार्य आधारभूत शिक्षा स्वीकार की गई। उस बच्चों की आधारभूत आवश्यकताओं और अभिरुचियों में घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का प्रयास करती है। यह शिक्षा सामुदायिक जीवन के आधारभूत व्यवसायों से संबंधित है। यह शिक्षा किसी आधारभूत शिल्प के द्वारा दी जाती है जिसका प्रयोग व्यक्ति अपने भावी जीवन के निर्वाह के लिए कर सकता है। बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में जो विषय निर्धारित किए गए वे हैं कृषि, कताई बुनाई, लकड़ी का काम, चमड़े का काम, मिट्टी का काम, पुस्तक कला, मछली पालन, फल और सब्जी की बागवानी, गृह विज्ञान, स्थानीय और भौगोलिक आवश्यकताओं के अनुकूल कोई अन्य उपयुक्त और शिक्षाप्रद हस्तशिल्प। इसकी मातृभाषा हिंदी रखी गई। गणित को शामिल किया गया ताकि छात्रों को अंकों का पूर्ण ज्ञान हो। सामाजिक अध्ययन में इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने का प्रस्ताव रखा गया। सामान्य विज्ञान में प्रकृति अध्ययन, वनस्पति विज्ञान आदि विषय रखे गए। जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, नक्षत्रों का ज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान और महान अन्वेषकों और वैज्ञानिकों की कहानियों को भी सम्मिलित किया गया। कला के अंतर्गत संगीत और चित्रकला को शामिल किया गया। हिंदी को मातृभाषा के साथ साथ समस्त भारत को जोड़ने की भाषा के लिहाज से भी समुन्नत करने के अच्छे प्रयास किए गए। शारीरिक शिक्षा में व्यायाम और खेलकूद को शामिल किया गया। बुनियादी विद्यालयों में प्रतिदिन समय सारणी का भी निर्धारण किया गया। बुनियादी विद्यालयों में प्रतिदिन 5 घंटे कार्य सुनिश्चित किया गया, जिसमें समय सारणी के अनुसार आधारभूत शिल्प के लिए 3 घंटे 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया। मातृभाषा के लिए 40 मिनट, संगीत, चित्रकला, गणित के लिए 40 मिनट, सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान के लिए 30 मिनट, शारीरिक शिक्षा के लिए 10 मिनट और अल्प अवकाश के लिए 10 मिनट निर्धारित किए गए। बुनियादी शिक्षा योजना के अंतर्गत शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बल दिया गया और विद्यालयों में शिक्षकों की योग्यता और उनकी संख्या का भी निर्धारण किया गया। बुनियादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य तो छात्रों का सर्वांगीण विकास करना था, परंतु इसके अतिरिक्त भी इसके कई अन्य उद्देश्य थे, जैसे आर्थिक उद्देश्य। बालकों द्वारा बनाई जाने वाली वस्तुओं को बेचकर विद्यालय के व्यय की आंशिक पूर्ति करना और बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने के बाद बालकों का किसी उद्योग के द्वारा धन अर्जन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। स्वयं गांधी जी ने कहा कि प्रत्येक बालक और बालिका को विद्यालय छोड़ने के बाद किसी व्यवसाय में लगाकर स्वावलंबी बनाना चाहिए। अतः बुनियादी शिक्षा के द्वारा बालकों को इतना सक्षम बना दिया जाए कि वे जीवन में स्वयं को साबित कर सकें और स्वयं धन अर्जन कर सकें और स्वावलंबी बन सकें। उनका मुख्य मंत्र स्वावलंबन था। सांस्कृतिक उद्देश्य बुनियादी शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य था। गांधी जी कहते थे, यदि किसी स्थिति में पहुंचकर एक पीढ़ी अपने पूर्वजों के प्रयासों से पूर्णतया अनभिज्ञ हो जाती है या उसे अपनी संस्कृति पर लज्जा आने लगती है तो वह नष्ट हो जाती है। अतः अपने इस विचार में दृढ़ विश्वास रखने के कारण गांधी जी ने शिक्षा की अपेक्षा शिक्षा के सांस्कृतिक पक्ष को अधिक महत्व दिया और इसी उद्देश्य से बुनियादी शिक्षा में भारतीय उद्योगों या शिल्पों को आधारभूत स्थान दिया गया और शिक्षा को भारतीय संस्कृति के अनुरूप बनाया गया।
जनतंत्रीय शासन प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति शासन के प्रति उत्तरदायी होता है और राज्य के प्रति उसके कर्तव्यों में वृद्धि हो जाती है, किंतु इसके साथ साथ उसे अनेक अधिकार भी प्राप्त होते हैं। वह इन कर्तव्यों का पालन और अधिकारों का उपयोग तभी कर सकता है जब वह उनके प्रति सजग हो। इसके लिए ऐसी शिक्षा आवश्यक है जो उसमें नागरिकता के सब गुणों का विकास कर सके। बुनियादी शिक्षा इन गुणों के विकास में योगदान देती है और छात्रों को उत्तम नागरिक बनाने पर बल देती है। गांधी जी ने नैतिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भी बुनियादी शिक्षा का ढांचा तैयार किया। गांधी जी का प्रबल विश्वास था, वे कहते थे कि मैंने हृदय की संस्कृति या चारित्रिक निर्माण को सर्वोच्च स्थान दिया है। मुझे विश्वास है कि नैतिक प्रशिक्षण सबको समान रूप से दिया जा सकता है। इस बात से कोई प्रयोजन नहीं है कि उनको आयु और पालन पोषण में कितना अंतर है। नैतिक विकास हेतु गांधी जी ने छात्रों को नैतिक कहानियाँ सुनाने और पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित किया। इसके साथ साथ में मनुष्य के संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी गांधी जी ने बल दिया और अच्छे समाज की स्थापना के लिए बुनियादी शिक्षा योजना का समस्त प्रारूप तैयार किया गया। अब तक जो हमने पढ़ा और जो आपने सुना, उस विषय में यदि आपको कोई समस्या हो तो उसके समाधान हेतु आप पूछ सकते हैं।